नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिरग्नि अग्नि ज्योति इस मंत्र का मन में उच्चारण करेंगे। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रः सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाण अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम से नाम जो है रखते रहना, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। लेकिन हमें गर्व है कि हम इसी प्रकार से अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म दिवस, ऐसे ही महान क्रांतिकारियों के जन्म दिवस पर यज्ञ करते रहें और अपनी संस्कृति को भी बचाते रहें। और जो इनका मूल उद्देश्य था कि हमारे धर्म की रक्षा कैसे हो, हमारे समाज में किस प्रकार से हमारे भारत में स्वराज्य जो है वो आए, किस प्रकार से हमारे समाज में जो है स्वराज्य आए, तो उस स्वराज्य को लाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और स्वराज्य का वर्णन जो है श्री महर्षि दयानंद जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि महर्षि दयानंद जी की जीवनी पढ़ें और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी अवश्य पढ़ें। आप सभी श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी वो हस्ती हैं जिन्होंने कहा, तूफानों से दोस्ती है मेरी, तूफानों से दोस्ती है मेरी, भूचालों ने गोद में खिलाया है, भूचालों ने गोद में खिलाया है, किसी की क्या औकात की रास्ता रोके मेरा, मेरी मातृभूमि ने मुझे सिखाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर जी के जो सपने देखे थे वो साकार हुए जरूर, लेकिन उसके विरोधी नेहरू जी, जिन्हों के साथ उन्होंने मीटिंग रखी, सारी व्यवस्था की, और फिर आखिर में क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को उनके पास भेज दिया। लेकिन वो ऐसे शख्स थे कि उन्होंने ठान लिया था कि मैं किसी के हाथों नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा तो अपनी मौत मरूंगा। तो मेरे भाइयों, आपसे प्रार्थना है कि चंद्रशेखर जी के पद चिन्हों पे चलते हुए हमें अपनी जो भारत की संस्कृति खराब होती जा रही है उसे दोबारा करना है। क्रांति लाने के लिए कितने लोग थे? क्रांति के लिए चंद्रशेखर आजाद जी हुए गिने चुने, और उन्होंने पूरे विश्व में क्रांति फैलाई। इसीलिए हमको भी तैयार होना पड़ेगा, हम में से भी कोई क्रांतिकारी पैदा होगा और फिर इस विश्व में अपना पताका फहराएगा। जो विश्व गुरु हमारा देश था वो विश्व गुरु ही बनेगा, सोने की चिड़िया कहलाएगी। तो दोस्तों, इसी पर मैंने चंद्रशेखर आजाद जी पर एक कविता लिखी है, वो आप थोड़ा सुनेंगे। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, तूफानों से डरने वालों की कभी जीत नहीं होती, तूफानों से डरने वालों की कभी जीत नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हिंदुत्व से बढ़कर कोई मझधार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिंदू भगवा झंडा लेकर चलते हैं तो दुश्मनों के दिल धक धक करते हैं। मन का विश्वास हम हिंदुओं का दुश्मन से लड़ने में मदद करता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना हम हिंदुओं में साहस बढ़ता है। आखिर हम हिंदुओं की मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिंदुत्व को बचाने के लिए डुबकियां लगाते हैं, कभी जा जाकर खाली हाथ लौट आते हैं। मिलता नहीं हिंदुत्व को मोती गहरे पानी में, बढ़ता है हिंदू उत्साह इसी हैरानी में। हिंदू की मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिंदुओं के लिए असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। हिंदुओं, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्याग तुम, हिंदू और संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। हिंदुओं कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय जवान,
जय किसान, जय भारत संस्कृति। आज 23 जुलाई 2021 चंद्रशेखर आज़ाद जी का 116वां जन्मदिन, 115 साल आज उनको हुए जन्म लिए हुए। आज हम उन्हें सत सत नमन करते हुए याद कर रहे हैं। अभी हमारे भाई ने बताया कि पूरे विश्व पर हिंदुओं का वर्चस्व कमजोर है। किसका वर्चस्व है? रजोगुण और तमोगुण दोनों ने हमारे सतोगुण पर कब्जा किया हुआ है। सतोगुण को पुनर्स्थापित करने के लिए हमें अगस्त क्रांति और परिश्रम एवं पूज्यते विश्वविद्यालय की भारतीय संस्कृति को पूर्ण स्थापित करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का आशीर्वाद स्वर्ग से हमें प्राप्त है और हम अपने मिशन में सफल होंगे। यही मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब इस यज्ञ में योगदान दें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय भारत माता की, जय हिंद, जय वंदे गो। ओम। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो हमारे श्रेष्ठ पूर्वज जो चंद्रशेखर आजाद जी थे, उनका आज जन्म दिवस है। आज जो तारीख है वो 23 जुलाई है। हम चंद्रशेखर आजाद को समझने के लिए हमें इनकी जो जीवनी है उनको समझना होगा कि उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या संघर्ष किया, तभी हम इनके मार्ग पर चल पाएंगे। यदि हम किसको जानेंगे नहीं, किसी के बारे में पता नहीं होगा, तो हम कैसे चलेंगे। प्रथम सीढ़ी है जो हमारे श्रेष्ठ पूर्वज हैं उनके बारे में ज्ञान अर्जित करना। तो आज हम अपनी बात को प्रारंभ इनके जो जीवनी है उससे करते हैं। तो आज से 115 साल पहले अर्थात 1906 में मध्य प्रदेश के भावरा गांव में 27 जुलाई 1906 को एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम चंद्रशेखर तिवारी होता है और उस बच्चे के पिता का नाम सीताराम तिवारी होता है और उसकी जो माँ थी उसका नाम था जगरानी देवी और उसका एक बड़ा भाई भी था। लेकिन जैसे चंद्रशेखर आजाद जी को हम याद करते हैं, उसकी जो कार्य प्रणाली थी बचपन से यदि हम देखते तो हमें पता चलता है कि वो छोटा सा, वो कम आयु का बच्चा हर चीज में, विद्या से लेकर के हर खेल, हर कूद में, हर निशाने में जो भी कार्य करता था सुचारू रूप से एक काम एक ध्यान रखते हुए वह अपने कार्य को करता रहता था। इस जैसे वो जब 13 साल का हुआ तो वो देश में जो हो रही जो गतिविधि थी उनके बारे में अपनी जानकारी इकट्ठी करता था। जैसे उनको पता चला कि विदेशी आकर के हमारे पूर्वजों के ऊपर किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो उसको एक अंदर से एक पीड़ा हुई, एक चीज हुई, वो और उसकी जानकारी इकट्ठी करने लग गया। और उसी बचपन में अर्थात 13 साल का था वो, उसी आयु में उन्होंने टोली बनाई अपने मित्रों की और उनके विषय, उन ब्रिटेन सरकार के विषय में अपने मित्रों को बताने लग गया कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर आकर, हमारे देश के ऊपर आकर के वे अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनके ऊपर इस तरह अत्याचार कर रहे हैं। जो सीताराम केसरी था, जब उसको इस बात का पता चला कि बच्चा इस प्रकार के वो योजना बना रहा है, तो उसके पिता ने उसकी भविष्य को देखते हुए उसको काशी विश्वविद्यालय में उसका भाई नाम लिखवा देता है। गुरुकुल में नाम लिखवाने के बाद उसका पिताजी तो ये सोचने लग गया कि वह बच्चा अब तो पढ़ लिख लेगा, आगे इसका जीवन इन बच्चों से दूर जाने के बाद सार्थक हो जाएगा। सार्थक जो उसका पिताजी सोचता था उससे कहीं ज्यादा आगे चल के उसने अपना जीवन सार्थक भी किया। किसने? चंद्रशेखर तिवारी ने। जब वो वहां पर पढ़ ही रहा था, कुछ ही महीने हुए थे, तभी हमारे देश के भीतर 1919 में एक इतना बड़ा नरसंहार होता है जिसको हम जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं और उसकी आंच पूरे भारत में तो जाती है, साथ के साथ काशी तक उसकी आंच पहुंचती है।
जिस गुरुकुल में चंद्रशेखर आजाद जी पढ़ रहे थे, वहां पर जाने के बाद उसको जब उस बात का पता चलता है तो वहां भी उन्होंने अपना एक समूह बना रखा था अपने जैसे विचारों का। तो उन बच्चों ने वहां पर उनका प्रदर्शन किया कि हम भाई सरकार की आंख खोलने के लिए हम प्रदर्शन करते हैं। जब उनके साथियों ने और चंद्रशेखर आजाद जी ने जब धरना प्रदर्शन किया तो ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की और उनको पकड़ के असेंबली वहां पर पुलिस स्टेशन में ले गए। ले जाने के बाद उनको जज साहब ने पूछा, भाई क्या बात होगी, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? उन्होंने अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से रखी कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। परंतु वो भी जो जज था, जिस न्यायाधीश की कुर्सी पर वो न्यायाधीश बैठा था, वो भी था तो ब्रिटिश ही। उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। वो उनकी एक नहीं सुनी, वहां पर उन बच्चों की एक नहीं सुनी कि ये क्यों कर रहे हैं। वे तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो उनके पूर्वजों के साथ जलियांवाला बाग में हो रहा था अत्याचार, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। उनको फिर भी उस न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के पश्चात भी उन बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया और उनको कारावास की सजा सुना दी। जब उस ग्रुप में जो सबसे छोटी आयु का, कम आयु का जो बच्चा था, वो था चंद्रशेखर तिवारी। तो जज साहब ने उनसे, जज साहब तो क्या है, जब ब्रिटिश सरकार के उस पद पे बैठे हुए न्यायाधीश ने उससे पूछा, भाई आप सबसे कम आयु के बच्चे हो, आप अपनी माफी मांगो और हमें आश्वस्त करो कि आज के बाद हम इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। परंतु चंद्रशेखर तिवारी ने माफी मानने से इनकार कर दिया और उसके पश्चात वहां पर उसी जज ने उसको 15 कोड़े मारने का आदेश दे दिया। जब एक एक कोड़ा जब लग रहा था तो चंद्रशेखर तिवारी के मुख से कभी भारत माता की जय, कभी वंदे मातरम, कभी इंकलाब जिंदाबाद, इस प्रकार की वाणी निकल रही थी। तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, पूत के बाप पालने में पता चल जाती है, तो उसकी गति 13 साल की 14 साल की आयु में ही पता चलने लगी थी। हाथों हताश नहीं हुआ, वो आगे बढ़ता चला गया। और फिर इसके पश्चात जब वो 15 कोड़े खाने के बाद जब उसने उस बात की समीक्षा की तो उसको पता चला कि जो हम कर रहे हैं उस भाषा को तो वो ब्रिटिश सरकार समझ ही नहीं रही। गांधी के मार्ग से तो इनको कुछ होने वाला नहीं। आज पूरा भारत गांधी की बकरी बना हुआ, मिमियाने वाली बकरी। और उन्होंने फिर ये भी समीक्षा की कि जंगल में राज बकरी नहीं करती। तो उन्होंने स्वयं से ही संकल्प लिया कि मुझे जैसे जंगल में शेर राज करता है, इसी प्रकार से हमें वैसा ही कार्य करना होगा अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। ये ब्रिटिश सरकार जिस भाषा को समझती है उसी भाषा में इनको हम समझाएंगे। तो उस दिन के बाद संकल्प ले लिया कि मुझे जीते जी ये ब्रिटिश सरकार पकड़ नहीं पाएगी। और उन्होंने फिर क्रांतिकारी आंदोलन में गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया और वो गर्म दल के रूप से हम जिसको जानते हैं। इसके पश्चात जो बंगाल में भी इसी प्रकार के जो उग्र स्वभाव के जो युवा तैयार हो रहे थे, तो एक तो वहां पर कार्य हो रहा था, एक यहाँ पर मध्य प्रदेश में हो रहा था। तो ये इन दोनों गुटों ने एक साथ आने का विचार किया कि अलग अलग होंगे तो ये ब्रिटिश सरकार हमें तोड़ लेगी। जब ये एक साथ आए तो इन्होंने और ज्यादा कार्य किया। 1923 में जो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई थी, तो उसका 1923 में सदस्य भी चंद्रशेखर तिवारी जी को बनाया गया था। तिवारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से ब्राह्मणी कहते हैं हम हथियार नहीं उठाएंगे, इसलिए मैं तिवारी पर बल दे रहा हूँ कि उसने पिस्टल भी उठाई थी अपनी देश और रक्षा सुरक्षा के लिए। तो क्या है, तो जाति महत्वपूर्ण नहीं है, हमें राष्ट्र का हित करना है, इसलिए तिवारी का नाम बार बार ले रहा हूँ। कभी आप इस चंद्रशेखर आजाद थे और आजाद ही रहेंगे, आज भी हम उसको आजाद के नाम से ही जानते हैं। तो उसके पश्चात जब 1923 के बाद कुछ दिन बाद ही उसके भाई की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है।
जो सीताराम तिवारी थे वो यह देखकर कि एक पुत्र तो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए घर बार को त्याग के चला जाता है और दूसरे पुत्र की वो अभी मृत्यु हुई है, तो वो भी इसी हताश होने के पश्चात उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए उनकी चिंता में। उस घर में क्या पहले कुछ दिन पहले तक तो 4 सदस्य थे, लेकिन उस घर में केवल जगरानी देवी ही बच जाती है। फिर उसके बाद संगठन की तरफ से भाई पैसे की कमी होने लगी। चंद्रशेखर आजाद फिर दोबारा वहीं पर कार्य करने लग गए, यहाँ अपने गांव में नहीं आए। उस भाई का हादसा और पिता का हादसा होने के पश्चात भी समय बहुत मुश्किल से मिलता था, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि था उनके लिए। फिर उसके पश्चात उन्होंने, आप जानते हो कि 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड के नाम से वो ट्रेन लूटी, क्योंकि भाई हथियार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, राष्ट्र का कुछ करना, क्योंकि वे मुगल कह रहा, वे ईसाई, वे पुर्तगाली हमारे देश से सब कुछ लूट के लिए जा रहे थे। हम तो अपना ही तो ले रहे थे, उन पे पैसा या धन संपत्ति ले रहे थे। तो उन्होंने वो ट्रेन लूटी जिससे कुछ धन आया। धन आने के पश्चात उनके कार्य में और वृद्धि हुई, भाई हथियार लेने हैं या और कुछ कार्य करना है। तो इस प्रकार से 1925 में उन्होंने ये लूटने के बाद उनकी कार्य आगे बढ़ता चला गया। तो इसी प्रकार से उनका ऐसा जीवन चलता चला गया। फिर 1928 में लाला लाजपत राय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, जो साइमन कमीशन जो वे लेके आए थे उसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर कई लाठियां मारी और लाठियों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह साथी थे। तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद जी से बोला कि मेरा ये जो पूर्वज है, मेरा आचार्य है, तो मैंने इसका बदला लेना है, क्योंकि इतने अच्छे और सज्जन आदमी की मृत्यु का बदला नहीं लेंगे हम तो हमारा जीवन निरर्थक है। तो उसकी सहायता से भगत सिंह जी ने बदला लेने की ठानी। चंद्रशेखर आजाद जी ने हर संभव उसका प्रयास किया। तो ठीक 28 दिसंबर 1928 में उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी, बदला लिया, क्रांतिकारी थे, उसी से कुछ हुआ। फिर उसके बाद वे चलते चले गए। तो उन्होंने बम, जो चंद्रशेखर आजाद ने जो बम बनाया था वो भी असेंबली में फोड़ दिया, क्योंकि किसी से कोई विरोध नहीं था, क्योंकि अपनी राष्ट्र और राष्ट्र की रक्षा हेतु ये सब क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे। तो उसके बाद जब भगत सिंह ने असेंबली में जब बम फोड़ा, वहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। भाई उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। करने के पश्चात जब उनको सजा दी जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो सरकार क्या कर सकती है, वो ब्रिटिश सरकार हमारे विरुद्ध थी, जो हमारे पूर्वज थे। न होने के पश्चात उनको वो सब सजा दी जाती थी जो उन्होंने किया ही नहीं। किसी की मृत्यु नहीं, फिर भी भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा दी जाती है। और इसी बात से चंद्रशेखर आजाद हतोहताश हो जाते हैं। भाई मेरा जो प्रिय मित्र था, जो मेरे कंधे से कंधा मिला करके चलता था, आज ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी की सजा दे दी। तो वो इस बात को लेकर के नेहरू के पास जाता है कि आप कुछ कीजिए। तो नेहरू ने अपनी कुटिलता, जो उसके जो मूल जो कार्य थे उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया। उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। हालांकि देखो, अगर चंद्रशेखर आजाद वहां पर उसको मार भी सकते थे, क्यों, क्रोध इतना था। और ये कैसा है और उसने क्या किया, उसको सजा दे रही है। उसके विषय में 2 शब्द भी नहीं कह रहा, उसका पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा, करना तो दूर की बात, बोल भी नहीं रहा। तो उसके पश्चात जब नेहरू के पास चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं क्रोध में, तो वो एलफेयर पार्क में जब जाते हैं, पीछे से ही वो नेहरू, वो कुटिल, वो दुष्ट आदमी अपने एक वीरभद्र नाम के व्यक्ति को उसके पीछे लगा देता है। और दूसरी ओर से ब्रिटिश सरकार को वो बता देता है कि चंद्रशेखर आजाद इस दिशा में है, इस पार्क में गया और वहाँ पर आप उसका पीछा कीजिए। और 27/2 अर्थात भगत सिंह की से जब जो फांसी की सजा थी उससे 9 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद को उस पार्क में पकड़ लिया जाता है। और 1 घंटे तक चंद्रशेखर आजाद उनसे लड़ते रहे, वो पीछे नहीं हटे, हर चीज़ में
उसको पता था ये देश रक्त मांगता और मैं रक्त लेने और देने के लिए तैयार हूँ। 1 घंटे तक वह लड़ता रहा, उसके पास और कोई सहारा नहीं था। जो गोलियां थी वो चलाता रहा। जब एक गोली बच गई, उन्होंने जो बोल रखा था, जैसे बोल रखा था कि मैं जीते जी सरकार के हाथ नहीं आऊँगा, तो लास्ट की जो अंतिम गोली थी, हाथ में मिट्टी लेके अपने माथे पे लगा करके और मुट्ठी बंद कर ली उस मिट्टी को लेकर के, ताकि मैं और कहीं भी जन्म लूँ तो ये मिट्टी मुझे याद दिलाए कि मेरा संकल्प क्या है और मुझे करना क्या है। और जो अंतिम गोली थी वो अपने आप को स्वयं मार लेता। 27/2/1931 की यह घटना है। तो इसी प्रकार से हमारे ये पूर्वज है, श्रेष्ठ है, हमें इनके विषय में जानना होगा। जानेंगे तो हमें राष्ट्र प्रेम भी होगा और इनके ऊपर गौरव की अनुभूति भी होगी, तभी तो हम बनेंगे इन जैसे। और उस गांधी को, उस कुटिल गांधी को देखिए, लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा गया, जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी। वैसे तो वो अहिंसा की बात करते थे, कभी भी उसने इस बात में हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया। फिर अहिंसा क्या है, ये सोचने का विषय है। जो गांधीवादी है, कृपया वह इन 2-3 बातों के विषय में उसके बारे में जानिए। और गांधीवाद क्यों, जो गोडसे ने उसको गोली मारा था, उसको जब आप जानोगे पता चलेगा, उससे आपको प्रेम हो जाएगा। किससे? गोडसे जी को, जिसे वैसे नहीं मारा था, क्यों? वो उसकी तो मृत्यु पहले ही होनी थी, क्योंकि जो अच्छा होगा उसके बारे में तो जानेंगे। जैसे आज हमारे बीच में ही है चंद्रशेखर आज़ाद, शरीर भले छोड़ दिया, इसलिए तो हम याद कर रहे हैं, हमारे बीच में है। तो हमें इन जैसा बनना है। अपने बच्चों को, आने वाले जो पीढ़ियाँ उनको हमें बताना होगा इनके बारे में। ओम जय हिंद, वंदे मातरम, सादर नमस्ते। पृथ्वी द्रपण चैनल में आपका स्वागत है। आज 23 जुलाई 2021 को चंद्रशेखर आज़ाद जी के 115वें जन्म दिवस पर उनको सत नमन करते हैं। उस उपलक्ष्य में अपने बलिदानियों को हमने स्मरण करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उनके प्रति अपने ऋणी भाव का आभार व्यक्त करते हुए आज यहाँ यज्ञ हुआ। और समस्त क्रांतिकारी बलिदानियों की आत्मा की शांति के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके बलिदानों न्याय मिले उसके लिए। जैसे कि अब जानते हैं, इन क्रांतिकारियों ने अपनी भरी जवानी में अपना सर्वत्र माँ भारती के लिए न्यौछावर कर दिया। जिस जान को बचाने के लिए अगर कोई हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो उसके परिजन अपने जितनी भी जमा पूंजी होती है, प्रॉपर्टी होती है, गहने आभूषण होते हैं, उनको बेचकर और उस शरीर को, उस जान को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्होंने वही जान, वही शरीर, अपना अमूल्य जीवन इस देश के लिए न्यौछावर किया है। तो इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नर नारी के सिर पर इन बलिदानियों का ऋण है। जैसे कि उन्होंने बोला गया है, यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। बिल्कुल, युवाओं को चरित्रवान बनाने के लिए प्रत्येक क्रांतिकारियों ने जोर दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बोला था कि चरित्र निर्माण ही राष्ट्र निर्माण होगा, और आज हम उसका अभाव देख रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी कहाँ भटक रही है, अपनी मौज मस्ती मनोरंजन के लिए अपने जीवन को व्यर्थ कर रही है, भारत का भविष्य बिगड़ रहा है। इसके लिए अत्यंत चिंतन मंथन और गहन अध्ययन की आवश्यकता है कि हम आज हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है। ये जिनके कर्म से, वचन से, वाणी से, कथनी करनी एक समान थी, उन्होंने बोल दिया कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, और सारी बात जो बोलते थे उस मन मस्तिष्क में रहते थे। इतने तेज बुद्धिमान थे, इतने शारीरिक बल था कि उन्होंने पता था कि एक गोली मैंने अपनी मृत्यु के लिए निश्चित कर रखी है। मैं इस अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आऊँगा, जब तक लड़ूंगा आज़ाद लड़ूंगा, और अंतिम में आज़ाद ही इस धरती से विदा होऊंगा। लेकिन ये कहीं विदा नहीं हुए हैं। ये आज जितने भी भारतीय हैं उनके दिलों में जीवित हैं और होने चाहिए, क्योंकि उनका ऋण, उनके विचार, उनके स्मृति, उनका सम्मान हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। जो आज ये आज़ादी के बात बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये इन्हीं की देन है जो जैसी है। लेकिन इनके साथ जो छल कपट और विश्वासघात हुआ है वो बहुत दंडनीय है। इस देश का कोई सुधार नहीं कर सकता जब तक इन बलिदानियों के बलिदानों को न्याय नहीं मिलेगा।
सत्य में जयते का नारा देने वाले हमारे न्यायालय, हमारे शासन प्रशासन, लेकिन यहाँ सत्य कहीं नहीं है। सत्य को दबाया जा रहा है और सत्य को उभारा जा रहा है। अब वक्त है जिन लोगों ने इन देश के क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी करी, जिन लोगों ने, जिन खानदानों ने, जिन राजनीतिक पार्टियों ने, जिन राजनीतिक परिवारों ने इस देश के साथ गद्दारी करी, अब वो वक्त आ गया है उन चुन चुन के, हाथ बढ़ा के उन गद्दार खानदानों के चेहरे से उन नकाब खरोच ले और उनका असली चेहरा इस देश दुनिया के सामने लाए। जिस दिन आजाद जी ने स्वयं को गोली मारी थी, उससे पहले वे नेहरू जी के पास गए थे अपने को बात रखने के लिए, लेकिन वहाँ बात नहीं रखी गई है। और वो जैसे भी निकले उनकी मुखबरी करके, जो प्रयागराज आज नाम दिया गया है, अल्फर पार्क है, वहाँ के बैठ के और उनकी मुखबरी करवा कर उनको ऐसे समय मृत्यु के घाट उतरवा दिया गया। कारण कि यही कि कल के नौजवान हीरो बन जाएंगे, हमें कौन पूछेगा। हमें तो प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर देश में दर्ज होना था। यही महत्वाकांक्षा जिन्ना की थी, जो मुसलमानों का अनुयायी बन के आया था, और यही महत्वाकांक्षा नेहरू की थी, जो पंडित लगवा गया था, जिसका पंडित शब्द का कोई मतलब नहीं था। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए अपनी जाति, कौम और समस्त मानव जाति और भारतीयों के साथ गद्दारी करी और इस देश को एक रद्दी के कागज की तरह फाड़ दिया, धर्म का आधार बनाकर। एक जिस देश के लिए एक कुल, एक विचार, एक व्यक्ति विशेष इतना सब कुछ न्यौछावर करता है, उसे देश के लिए इतनी गहरी साजिश रची जाती है। सत्य अजय अमर अविनाशी है, एक दिन वो सब क्या को फाड़ के बाहर आएगा। देश के गद्दारों को मुंह छपाने के लिए कहीं जगह नहीं बचेगी। इस देश के गद्दारों को भागने के लिए धरती कम पड़ जाएगी। अब वो वक्त आने वाला है, इस माँ भारती को न्याय मिलने वाला है। इनके साथ क्या क्या दगा करे, ऐसे समय मुखबरी से, कहीं फांसी से, कहीं गोली से इनको मौत के घाट उतरवा दिया गया। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हिंद आजाद सेना का दबाव बढ़ा, तब अंग्रेजों ने सोचा था देश पर राज करना मुश्किल हो जाएगा, अब निकल के जाएंगे। तो जब देश की गद्दी, उसका सिंहासन, उसका साम्राज्य लेने की बारी आई, तो मुस्लिम समाज के जो अनुयायी हैं, जिन्ना वगैरह जाके ने बोला कि ये देश तो हमसे लिया, हमें दो। और इधर पंडित नेहरू देश हमें दो। तब ये देश दो डोमिनेंट स्टेट, यानी कि किसी बड़े महाशक्तिशाली राष्ट्र के अंतर्गत चलने वाले दो डोमिनेंट स्टेट को बनाकर अंग्रेजों ने एक पाकिस्तान बनाया, एक हिंदुस्तान बनाया, और 99 साल की लीज पे इसको दे के गए हैं। कितना बड़ा धोखा है इन बलिदानियों के साथ। ये 15 अगस्त 1947 वादी रात को मिले धोखा है, 99 साल का पट्टा है, जिसे राजू दीक्षित ने बोला है, भगत सिंह ने भी बोला था कि ये गोरे अंग्रेजों से जाकर कारेंगलों में फंस जाएगा। और भारतीय मुद्रा पर छपने वाले गांधी जी ने भी बोला था कि आजादी अधूरी है। ये 15 अगस्त कोई खुशी का नहीं, ये शर्म का है, ये दुख का है कि कैसे इतने बड़े भारत को बेवकूफ बना के चले गए। ये 26 जनवरी, ये 18वीं शताब्दी के 3000 प्लस भारतीय कानून इस देश में चल रहे थे। काहे की आजादी, भाषा, भूषा, वेशभूषा हमारी सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। काहे की, किस चीज की आजादी दी है? आजादी दी है, मिली है देश को लूटने की, देश के ठेकेदारों को। इस चीज की आजादी मिली है। इस देश में देश लूटो प्रतियोगिता चल रही है कि जिसका जो दाव लगता है कि फिर उसके बाद लगे ना लगे, इस देश को जितना लूटा जाए लूट लो। लेकिन है मेरे देश के युवा पीढ़ी, है मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश के वृद्धों जिन्होंने अपनी पूरी आयु अवस्था जी ली है, अब समय आ गया है देश धर्म संस्कृति के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का। हम आने वाली 15 अगस्त को इस सारी झूठ, मिथ्या, अन्याय, अत्याचार, इस साजिश षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने की घोषणा करने जा रहे हैं। परिणाम चाहे कुछ भी हो, परिणाम इनको साफ पता था मेरा क्या परिणाम है। जब एक गोली अलग रखते थे तो परिणाम सत्य और देश के मार्ग पर चलने वालों को अच्छी भली बात पता होता है उनका परिणाम क्या होता है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हम ललकार के कहेंगे
ये हमारे बलिदानियों के साथ गद्दारी हुई है, इस देश के साथ गद्दारी हुई है, और अब ये देश और गद्दारी नहीं सहेगा। इस देश को इसके सिद्धांतों पर जीने दो और इस देश को इसके सिद्धांतों पर आगे बढ़ने दो। जितने भी इस देश में देशभक्ति के नाम पर देशद्रोही गतिविधियां होती हैं, जितने भी इस देश में देश सेवा के नाम पर देश के शोषण की बातें होती हैं, जो लोकतंत्र बताया गया है, जो प्रजातंत्र बताया गया है, ये सारे लूट के तंत्र बनाए गए हैं। सारे घूम फिर के आम आदमी को चूस कर निचोड़ने के लिए बनाए गए हैं। पूरे देश में बेईमानी के ऊपर वो ज्यादा उसको लग रहा है, दाव लग रहा है तो मैं शोर मचा दूं। सिर्फ इस बात के लिए शोर मच रहा है। 3-4 दिन से लोकसभा नहीं लग रही, कितना महंगा खर्चा उठ गया, लोकसभा का खर्चा चल रहा है कि हर वर्ग तराई मची हुई है, आक्रोश पर धरना प्रदर्शन। ये देश ऐसे चलता है क्या? कितने दिन तक ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश के लिए, इस देश के लिए इन लोगों ने अपनी जान दी थी। शर्म करो देश के ठेकेदारों, अगर ये देश नहीं संभालता तो साइड में हो जाओ। इस देश को संभालने वाले एक से एक योग्य व्यक्ति इस धरती पर हैं, एक से एक नौजवान है। इस पे बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे मौका आएगा हम धीरे धीरे अपने विचार आप तक व्यक्त करेंगे। जो मातृभूमि के लिए समर्पित है उन लोगों के हम आगे आने के लिए निवेदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब समय है अपने जीवन को सार्थक बनाएं, माँ भारती की रक्षा हेतु कुछ ऐसा कर जाएं जिससे ये आने वाली हमारी पुश्तें, नस्लें, पीढ़ियां और ये देश दुनिया याद रखे। हमें क्रांतिकारियों के विचारों को आज पाठ्यक्रम में लाना चाहिए। इनके क्या विचार थे? कोई पागलपन था क्या कि एकदम माँ भारती के ऊपर विचार उठे मरना है मारना है? नहीं, ये बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। ये जो जानते थे कि अन्याय न्याय पर राज करने जा रहा है, मिथ्या सत्य पर राज करने जा रही है। सदाचार नीचे दब रहा है और दुराचार बढ़ रहा है। तो ये पूरी पृथ्वी पर समस्त मानव जाति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है उन्होंने। तो हम पुनः इनको सत सत नमन करते हैं और इनके ऋण को, इनके बलिदान को, इनके संघर्ष को, इनकी यातनाओं को उनको याद करते हैं। कैसे कैसे जंगल जंगल भटके हैं और कैसे कैसे उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया है। इतने तेज तराक बुद्धि के थे कि पुलिस वालों के पास जाते थे और वहां पोस्टर चिपका आ जाते थे, पता नहीं चलता था कि चंद्रशेखर आजाद है। कहाँ गई ये बुद्धि? गलत कामों की तरफ बुद्धि चलती है लेकिन नेक कामों की तरफ बुद्धि नहीं चलती। युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लड़कों को लड़कियों के पीछे लगा दिया, लड़कियों को लड़कों के पीछे ये आकर्षित है। एक है ये प्राकृतिक, लेकिन इसके लिए सामाजिक मर्यादाएं हैं। नंगापन पश्चिमी सभ्यता में है, हमारी भारतीय सभ्यता में कहीं नंगापन नहीं है। जो नंगपन की तरफ ये हमारा आज टीवी, सोशल मीडिया और प्रचार सब कुछ दिखा रहे हैं। कोई भी ऐड है बगैर आंख हमारी ऐड नहीं बनता आज के टाइम में, समान नहीं बिकता। अंदर नंगर और दिखाकर इस युवा पीढ़ी को बिगाड़ा जा रहा है। कितनी ऐसी कमियां हैं देश में, बहुत सुधार की गुंजाइशें हैं। जहां जिस विषय पर चिंतन जाता है वहीं से कुछ न कुछ निकल के आता है। फिलहाल आज 23 जुलाई 2021 को तपस्वीवादी परिवार की ओर से महान बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी को सत सत नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।